औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर फ़ारूक शिराज। आज आप लोगों को मैं कंप्यूटर साइंस की क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चे, जिस वक्त हमारे स्टूडेंट क्लास 7 से 8 में प्रमोट होते हैं तो हम लोग उनको एसएससी लेवल की बुक्स पढ़ाते हैं। शाह मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 ने अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए और उनके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ऐसे स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी के सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं होते वो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जर्नल ओवरव्यू बता देता हूँ कंप्यूटर साइंस और बायो के मुताबिक। जिस वक्त स्टूडेंट 7 से 8 में जाता है तो उसको साइंस का सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है। जब कभी भी हम स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप लोग अपने कमिंग फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं, तो उनके पास एक ही आंसर होता है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं अपने कमिंग फ्यूचर में डॉक्टर बनूंगा। अब इस दो फील्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको बायो और कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स के दरमियान कुछ डिफरेंस बताना चाहता हूं। बेटा, जिस वक्त आप लोग क्लास 8 में हम आप लोगों को कंप्यूटर साइंस और बायो के दरमियान आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। वो स्टूडेंट्स जो अपने कमिंग फ्यूचर को ओनली मेडिकल फील्ड में देख रहे हैं या कमिंग फ्यूचर में वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ते। तो इस तरीके से जिस वक्त वो मैट्रिक लेवल के ऊपर बायो का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो स्टूडेंट प्री मेडिकल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और प्री मेडिकल को पढ़ते हुए वो स्टूडेंट्स फिर जो है किसी भी मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट्स जो कि अपने कमिंग फ्यूचर में इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनके पास सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस और बायो, ये अल्टरनेट सब्जेक्ट्स हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स मैट्रिक लेवल के ऊपर कंप्यूटर साइंस पढ़े या बायो पढ़े तो प्री इंजीनियरिंग में उन दोनों स्टूडेंट्स को इजीली एडमिशन मिल सकता है। अगर एक स्टूडेंट ने कंप्यूटर साइंस मैट्रिक में पढ़ी है तो वो इजीली उसको प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट बायो पढ़ना चाहता है इस लेवल पे, उसको भी प्री इंजीनियरिंग में इजीली एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट मैट्रिक लेवल के ऊपर पढ़ रहा है, उसको प्री इंजीनियरिंग में तो एडमिशन मिल सकता है, लेकिन प्री मेडिकल में उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये बात कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स जो है उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो कि अपने कमिंग फ्यूचर में इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लेने की, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फ़ायदा क्या है बच्चे? सबसे पहले ये सब्जेक्ट जो है ये थोड़ा सा लिटिल बिट ईजी है बायोलॉजी के मुकाबले में। बायोलॉजी हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स को ड्राइंग हर क्वेश्चन के साथ ऑलमोस्ट ड्रॉ करनी पड़ती है, तो वो स्टूडेंट्स जिनकी ड्राइंग सही नहीं है या जो कि ड्राइंग में कमज़ोर हैं, स्केचिंग नहीं कर सकते, तो वो स्टूडेंट जो हैं कंप्यूटर साइंस को चूज़ करते हैं। तीसरी बात जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग फील्ड्स में इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो हैं वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट हमारे पास जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो हम लोग डे बाय डे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस
की जो बुक है वो आपको ये वाली परचेज़ करनी पड़ेगी। KPK खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की ये बुक है कंप्यूटर साइंस की फॉर क्लास 9। ये बुक जो है वो क्लास 8 और 9 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ये आप लोगों की बुक होगी। इस बुक में टोटल बचे 6 यूनिट्स हैं। क्लास 8 में हम लोग अपने इस एकेडमिक ईयर में 3 लेसन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ अपनी नोटबुक से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मैं दे दूं कि आपने अपनी नोटबुक को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। आप लोगों को इस किस्म की नोटबुक आपको मिलेगी। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी नोटबुक के बाहर कार्ड और ये अंदर जो है बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको आप लोग फिल करते हैं। यहाँ पे आप लोग अभी अभी मेरे साथ इसको फिल करेंगे। जिस तरह यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर जिस वक्त आप लोग स्कूल में जाएंगे तो आपको आपका सीरियल नंबर जो है वो बता दिया जाएगा। फ़िलहाल आपने इसको एम्प्टी छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, मुकम्मल नाम, क्लास 8 आपने लिखना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखना है। ब्रांच में PMS बॉयज़ 3 लिखना है। सेशन में 2021 लिखना है, 2020-2021। टीचर्स नेम की जगह पे आपने यहाँ पे टीचर नेम लिखना है, फ़ारूक शिराज। और टर्म यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हमारे 2 टर्म्स होती हैं, आपको पता है, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म। तो आपने यहाँ पे मिड टर्म लिखना है। किस तरीके से, मैं आपको इसके एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ। जिस तरीके से आप सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर को आपने फ़िलहाल एम्प्टी स्पेस छोड़ देनी है एज इट इज़। जिस वक्त आप लोग क्लास में आएंगे तो आपको आपके टीचर जो हैं वो आपकी सीरियल नंबर बता देंगे रजिस्टर से, तो वही नंबर आपने फिर यहाँ पे अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद आपने अपना नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नाम है अली नाम है, तो आप मुकम्मल अपना नाम लिख दें। क्लास आपकी क्लास 8 हो गई। सब्जेक्ट में आप अपना लिख लेंगे। सब्जेक्ट आपका है कंप्यूटर साइंस। ब्रांच में आप लोग बॉयज़ 3 लिख दें, या PMS बॉयज़ 3 मुकम्मल लिखना चाहते हैं तो और भी बेहतर है। सेशन में आप लोग लिख लेंगे 2021। टीचर्स नेम की जगह पे आपने अपने टीचर का नाम लिखना है, दैट इज़ फ़ारूक शिराज। और टर्म में आपने लिख देना है मिड टर्म। जिस वक्त आप लोग ये कंप्लीट कर लें, अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी कॉपी पे आप लोगों ने नोट डाउन कर ली। इसके बाद फिर आप लोगों ने एक दूसरा काम करना है, अपनी कॉपी को खोलना है और इसके आप लोगों ने फर्स्ट पेज से ही यहाँ पे आपने कोर्स कंटेंट्स अपने लिखने हैं। आपने मार्कर के साथ हेडिंग दे देनी है कोर्स कंटेंट्स की, और वहाँ पे आपने कोर्स कंटेंट्स लिख देने हैं। मेरे साथ साथ रहें। कोर्स कंटेंट्स आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कोर्स कंटेंट्स में मिड टर्म की हम लोग सबसे पहले कोर्स कंटेंट्स लिखेंगे। मिड टर्म में हम लोग 2 यूनिट जो हैं करेंगे। सबसे पहले हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 है,
यूनिट नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। हम लोग मिड टर्म में फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करेंगे। सिर्फ मिड टर्म में हमारा यही कोर्स कंटेंट्स है। इसके बाद फिर हम लोग फाइनल टर्म में की तरफ आएंगे। और फाइनल टर्म्स में हम लोग 2 यूनिट पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक हम लोग यूनिट स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 4 फाइनल टर्म में, जिसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से आपने अपनी नोटबुक में कोर्स कंटेंट्स मेंशन कर देने हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से यूनिट्स जो हैं अपने एकेडमिक ईयर में पढ़ेंगे। तो मिड टर्म में हम लोग यूनिट नंबर 1 स्टडी करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, और फाइनल टर्म में हम लोग 2 यूनिट पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटा कम्युनिकेशन। आप किस तरीके से अपनी नोटबुक में रिटन वर्क करेंगे, इसके लिए आपको कुछ रूल्स जो हैं वो अपने माइंड में रखने होंगे। इसको हम लोग पेपर प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका जो भी पेज है आपने वहां पे पेज में डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ डबल मार्जिन लाइन ऑन पेज। हर टास्क करने से पहले आप लोगों ने डबल मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी होगी। नेक्स्ट, यूज ब्लू और ब्लैक मार्कर्स ओनली। आपने सिर्फ 2 मार्कर्स का इस्तेमाल करना है, या ब्लू या। नंबर 3 पॉइंट है राइट क्वेश्चंस विद ब्लू मार्कर। जैसे कि आपको बताया गया है कि एसएससी लेवल के ऊपर हम अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं कि आप लोग सिर्फ 2 मार्कर्स का ही इस्तेमाल करें, ब्लू या ब्लैक। कोई दूसरा कलर इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके अलावा जब आप लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन लिखने के लिए आप लोग ब्लू मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। जब आपने ब्लू मार्कर का इस्तेमाल कर लिया तो क्वेश्चन को भी आप लोग अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट है गिव हेडिंग्स इन कैपिटल बोल्ड फेस लेटर्स। आप लोग जो हेडिंग देंगे वो कैपिटल बोल्ड फेस लेटर में देंगे, कैपिटल लेटर में देंगे, और अल्फाज को बड़ा बड़ा लिखेंगे और मोटा मोटा लिखेंगे। नेक्स्ट, मस्ट हाईलाइट एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स ऑन ईच पेज। आपने हर पेज के ऊपर कम से कम 2 अल्फाजों को लाजमी हाईलाइट करना है ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में बच्चे ने जो की पॉइंट्स हैं, जो मेन थीम है क्वेश्चन की, वो उसको पता है। तो आपने जिस वक्त हाईलाइटेड वर्ड्स कर लेते हैं किसी भी पेज के ऊपर, तो आप लोग उस क्वेश्चन का मेन आइडिया अपने एग्जामिनर के, अपने चेकर के बिल्कुल सामने रख लेते हैं, तो उसको ज़्यादा आपके क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आती है। वो आपका जो व्यू है उसको एट ए ग्लांस पता चल जाता है। क्वेश्चन को देखते ही उसको पता चल जाता है कि आप इस क्वेश्चन में क्या उसको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट है
हाईलाइटेड वर्ड्स मस्ट बी रिटन विद ब्लैक मार्कर। बच्चे चूंकि मैंने आपको कहा है कि हम लोग दो मार्कर यूज करेंगे, या ब्लू या ब्लैक, तो इसकी आपने कम्बिनेशन का ख्याल रखना है। आप लोग क्वेश्चन को, ओनली क्वेश्चन को ब्लू मार्कर के साथ लिखेंगे। बाकी अगर आप लोग हेडिंग्स दे रहे हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या कीवर्ड्स को आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो आप लोग उसके लिए कौन सा मार्कर इस्तेमाल करेंगे बेटा? उसके लिए आप लोग ब्लैक मार्कर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डबल अंडरलाइन ईच हेडिंग्स, डबल अंडरलाइन ईच हेडिंग विद डार्क पेंसिल। आपने तेज पेंसिल के साथ जो हेडिंग्स है, हेडिंग को आपने अंडरलाइन करना है। जब जिस वक्त आप लोग हेडिंग्स को अंडरलाइन कर लेंगे तो आप लोगों ने अपनी पेंसिल को डार्क इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, शेड द हेडिंग्स। जो आप लोगों ने हेडिंग दे दी हैं, उन हेडिंग्स को आखिर में, जिस वक्त आप लोग सारे का सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लें, अपने पेपर में अटैम्प्ट कर लेते हैं या नोटबुक में अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो आखिरी काम जो होता है वो आपका शेडिंग को होता है। तो आप लोगों ने अपनी जो हेडिंग है उसको एक साइड पे फिर शेड करना होगा। नेक्स्ट, मस्ट स्केच अ रेलेवेंट डायग्राम एट द स्टार्ट ऑफ आंसर। आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, चाहे बुक में डायग्राम है या नहीं है, आप अपने माइंड से कोई सी डायग्राम बना लें या कोई सी भी फ्लो शीट भी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया? आपने कोई सी भी फ्लो शीट भी ड्रॉ करनी होगी। फ्लो शीट में क्या होता है कि जो भी आपने क्वेश्चन में लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आपने उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना होता है। इसके लिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल सिंबल्स यूज करते हैं। मैं उसको आपको एग्जांपल दे देता हूं। ठीक हो गए? ये आप लोग देखें, आप लोग जो भी हेडिंग्स देंगे उस हेडिंग्स को आप लोग, ये कुछ आपको बताया जा रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट फिर ले लें। आप लोग अपनी हेडिंग्स को इन डिज़ाइंस के अंदर लिखें, जो डिज़ाइन आपको बेस्ट लगे, जो आपको इजी लगे। ये देख लें बच्चे, इसकी आप फिर स्क्रीनशॉट्स ले लें और आप फिर इसको यूटिलाइज करें अपनी हेडिंग्स। इन हेडिंग्स को आप लोग इन डिज़ाइंस में लिखें। ये देखें, ये मैंने आपको मल्टीपल डिज़ाइंस बता दिए। अब आपको इनमें से जो भी डिज़ाइन पसंद हो, आप हेडिंग्स को उन डिज़ाइंस के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो आप लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो आप लोग एट द मिडल ऑफ द पेज करेंगे, एट द मिडल ऑफ द पेज, और डायग्राम को लेबल भी करेंगे। आप लोग जो भी डायग्राम बना रहे हैं, जिस क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से रिलेटेड होगा, उस टॉपिक का या उस डायग्राम का नाम आप लोगों ने डायग्राम के नीचे लिखना है और डायग्राम पेंसिल के साथ स्केच कर दें। अगर आप लोग डायग्राम की बाउंड्रीज वगैरह स्केच करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डायग्राम, बाद औक़ात स्टूडेंट पूछते हैं कि सर डायग्राम हम लोग कहाँ पे बनाएं, एट द मिडल बनाएं, एट स्टार्ट बनाएं, एट द एंड बनाएं। तो मेरी उनको राय ये है कि जब कभी भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आप लोग क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन के बाद फ़ौरन डायग्राम बना दें, ताकि एग्जामिनर को एट अ ग्लांस पता चल जाए कि भाई जो क्वेश्चन की डिमांड है स्टूडेंट से, वो उसने इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ये कुछ जनरल रूल्स थे कि किस तरीके से हम लोग पेपर को अटेम्प्ट करेंगे या अपनी कॉपी में जिस वक्त रिटन वर्क करेंगे तो उसको हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे। मैं बोर्ड के ऊपर आपको इसका एक थोड़ा सा खाका बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो प्रेजेंटेशन क्लास होगी रिटन वर्क के बारे में, आपके जो है माय टास्क से रिलेटेड, उधर फिर मैं आपको प्रैक्टिकली भी कॉपी के ऊपर भी बता दूंगा। यहाँ बेटा जिस तरीके से पहले मैंने आप लोगों को आपकी नोटबुक बताई है कि कहाँ पे आप लोगों ने अपना नाम, क्लास, सेक्शन लिखना है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपनी कॉपी को खोलें और सबसे पहले आप लोग अपनी मार्जिन लाइंस ड्रा कर दें। जब आप लोग मार्जिन लाइंस ड्रा कर लेंगे तो तब हम लोग इसमें नेक्स्ट कोर्स कंटेंट्स अपने लिखेंगे।
सबसे पहले आप लोगों ने ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग दे देनी है कोर्स कंटेंट्स। हेडिंग हमेशा कैपिटल लेटर में आप लोगों ने देनी है। कोर्स कंटेंट्स। कोर्स कंटेंट्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हम लोग करेंगे मिड टर्म अब मिड टर्म के जो कोर्स कंटेंट्स हैं वो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 है, और यूनिट नंबर 1 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहले आपने यहाँ पे इसको कर लेना है कि भाई हमारा जो है यूनिट नंबर 1 है। यूनिट 1 का नाम जो है वो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद हमारा मिड टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर ही इंक्लूड है। उसके बाद फिर हमारा है फाइनल टर्म। तो फाइनल टर्म का आप लोगों ने लिख लेना है, हेडिंग दे देनी है फाइनल टर्म की। फाइनल टर्म में आपके 2 यूनिट्स हैं। एक आपका है यूनिट नंबर 2 और एक है हमारे पास यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 2 का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फंडामेंटल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम है डेटा कम्युनिकेशन। अब बेटा आप लोगों ने जिस वक्त कोर्स कंटेंट्स लिख लेंगे, फिर आप लोगों ने इन हेडिंग्स जो आपने दी हैं इनको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। हेडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लोग कोई भी क्वेश्चन वगैरह अटैम्प्ट कर लें और कंप्लीट हो जाए ना, तो कंप्लीट फिर अंडरलाइन लगाया करें। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट अंडरलाइन लगा लिया ताकि इजीली डिफरेंशिएट हो सके हमारा मिड टर्म कोर्स कंटेंट्स और फाइनल टर्म कोर्स कंटेंट्स। बेटा आप लोग जो हेडिंग देते हैं आपको मैं बता चुका हूँ को कैपिटल लेटर में दिया करें, और कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप लोग हेडिंग दे दें तो इसकी किसी भी एक साइड पे आप लोग थोड़ा सा शेड भी कर लिया करें। शेडिंग भी ज़रूरी है। जब आप लोग कोई भी हेडिंग दे दें, हेडिंग देने के बाद आप लोग उस हेडिंग को इंक्लोज कर सकते हैं किसी भी डायग्राम में, किसी भी
पैटर्न में, लाइक दिस। ये आप लोग देखें, कोई भी डिज़ाइन है, आप लोग ये डिज़ाइन फॉलो करें, किसी भी एक डिज़ाइन को फॉलो करें और इसके अंदर आप लोग अपनी तमाम की तमाम हेडिंग्स लिखें जो आपको इजी लगे। ये देखें, इस तरीके से आपका रिटन वर्क और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने लिए और जो भी आपको सिंपल लगे आप लोग उसको फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का रिटन वर्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। बाकी इंशाल्लाह जो रिटन वर्क से रिलेटेड गाइडेंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड की जाएगी।